दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी मतलब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो होगा। और यहाँ पे जो दिया गया है सिलेबस पूरा, वो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये पूरा हमें देखना है। ठीक है, यदि इतना आपने कर लिया तो आपकी जो एग्जाम होगी CBT 1 होगी, ये आराम से क्वालिफाई हो जाएगी। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है, इसलिए केवल वही टॉपिक पढ़े जो अच्छे मार्क्स कवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पढ़ना है कौन से नहीं पढ़ना है उसके लिए पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि किस सब्जेक्ट से कितना क्या आएगा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, उसमें कितने मार्क्स का आएगा या फिर कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो देखें यहाँ पर सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस। अब साइंस के टोटल यहाँ पर कितने आएंगे, तो 25 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इतने प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैथ्स है, तो मैथ्स से कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, मतलब 25 साइंस से और 25 मैथ्स से आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 50 मार्क्स का तो ये कंप्लीट होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का इन दोनों से मिलाकर ही हुआ। इसका मतलब ये है कि इनको जितना ज्यादा हो सके अच्छी तरीके से कवर करना है, लेकिन कैसे कवर करना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब फिर यहाँ पर देखें आगे, और आगे है रीजनिंग। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो मैंने केवल यहाँ पे रीजनिंग लिखा है और ये टोटल जो आएगा वो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रीजनिंग या सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से ही कवर होगा। और सबसे ज्यादा आसान और थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, रीजनिंग ही है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको थोड़ी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है और यहाँ पर स्टार लगा लें कि इसी से आपका जो भी मान लो एग्जाम है ये क्वालिफाई होगा। ठीक है, मैंने खुद ने यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 क्लियर किया है। ठीक है, और उसमें पैटर्न लगभग पूरा यही है, कोई बहुत अलग पैटर्न नहीं है, क्वेश्चन भी इसी टाइप के ही आएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ध्यान से, तो रीजनिंग के 30, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, तो इसके कितने आएंगे, 20% आएंगे। ठीक है, अब इसमें भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कुछ 3 से 4 टॉपिक हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है करंट में, और उसी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं लेकिन अधिकतर उसी से ही आएंगे। तो कौन से पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 100 रहेंगे। ठीक है, और एनटीपीसी CBT 2 में 120 क्वेश्चन थे, मतलब 120 प्रश्न थे और 90 मिनट थे, जबकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन कम है, मतलब CBT 1 है ये। ठीक है, आरआरबी CBT 1 है ये ग्रुप डी का, इसलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो टाइम रहेगा आपका वो 90 मिनट। ठीक है, तो ये रहेगा और इसी में आपको सारा सब कुछ कवर करना है। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखें कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है अधिकतर इसमें माइनस मार्किंग होती ही होती है। ठीक है, मतलब आपका 1/3 इतना मार्क्स माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पर बाकी हर एग्जाम के लिए अलग अलग है, लेकिन रेलवे के लिए 1/3 है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ 100 क्वेश्चन 90 मिनट, और अलग अलग सब्जेक्ट के कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें कि ये जो यहाँ पर सबसे ऊपर जो लाइन लिखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। केवल इन्हीं टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया तो आपकी एग्जाम 100% क्वालिफाई होगी। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा भी पढ़ना है, लेकिन 100% पूरा जो फोकस है वो किससे करना है, इन पर करना है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखें सबसे पहले मैथ्स के बारे में। सबसे पहले क्या है, मैथ्स। और मैथ्स कितने मार्क्स का रहा है, 25 मार्क्स का रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, बहुत आसान होता है, उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ये, और इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। ठीक है,
रेलवे की जितने भी एग्जाम्स होती है नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से घोटना है क्योंकि ये आपके मार्क्स कवर करवाएगा और बहुत आसानी से कवर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एलसीएम एचसीएफ सेकेंड नंबर पे इसको प्रायोरिटी दें और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो मैथ्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पूरी मैथ्स में काम आता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के इसके कम से कम 4 से 5 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन के मान लो, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर है एसआई एंड सीआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये, इसलिए इसको भी कर लें। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करें इन दोनों में से, तो एसआई पर ही करें। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको वो एसआई पर करना है, मतलब साधारण ब्याज पे करना है। साधारण ब्याज या एसआई का जो टॉपिक है इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो अपने से ना बने, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और यदि आपको प्रैक्टिस करना है बेहतर तरीके से तो आपको इसी चैनल पर स्टडी राज 25 चैनल पर एसआई एंड सीआई ये जितना भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से भी बताया है और बेसिक तरीके से भी बताया है। पूरा क्लियर करें और फिर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे देखें टाइम एंड वर्क बहुत जरूरी है। 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। एज बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं, इसके थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है और इसको बहुत बेहतर तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया गया है। इसके पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, मैथ्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखें। फिर पाइप एंड सिस्टम, यहाँ पे जो पाइप है इन पाइप से जुड़ा हुआ टॉपिक थोड़ा सा छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना है, कवर करना है, क्योंकि मार्क्स आते ही आते हैं इससे। ठीक है, अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें ज्योमेट्री। मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्योमेट्री। और ये रेलवे में इससे कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 तो मान ही लो यहाँ पर, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, फॉर्मूला भेजते हैं पूरा और थोड़ा सा याद करेंगे। वैसे जिन्होंने 10th में बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स पढ़ा है या फिर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी ये बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे दोनों टॉपिक। ठीक है, कई लोगों को ये कठिन लगता है लेकिन हकीकत में उतना कठिन है नहीं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। फिर देखें साइंस को। अब साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है या फिर बायोलॉजी ले लो तो बायोलॉजी को सबसे ज्यादा पढ़े। ठीक है, बायोलॉजी को साइंस में 3 पार्ट है, एक होता है बायोलॉजी या बायो, ठीक है, उसके बाद में फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद में केमिस्ट्री, ये 3 है। तीनों में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो आता है या सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी से ही आते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी में कौन से टॉपिक से आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में अधिकतर जितनी भी प्रकार की खोज हैं, इसकी खोज किसने की थी या उसकी किसने की थी, ठीक है, जितने तत्व हैं और न्यूटन के जो गति के नियम हैं, रूल्स ऑफ मोशन, ठीक है, तो वो पूरा कंप्लीट कर लें। और इसमें और फिजिक्स में उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो मैंने बताया बस उतना अच्छी तरीके से कवर करें। और हाँ, इकाई या मात्रक वगैरह अच्छी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि मात्रक या इकाई पूछ ही लेते हैं। ठीक, तो ये हुआ फिजिक्स का। अब बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बायोलॉजी, और इसी से ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है केवल रेलवे की एग्जाम में, हर एक एग्जाम में बायोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी में क्या क्या आएगा। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ना है सेल। क्या पढ़ना है, सेल। सेल मतलब कोशिका। अब कोशिका जो टॉपिक है, शब्द जरा सा है, छोटा सा है, लेकिन काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इससे बारीक बारीक चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं सेल से, कोशिका से। ठीक है, कोशिका का विभाजन, कोशिका के प्रकार, ठीक है, और कोशिकाएं किस तरीके से काम करती है, कोशिका अंग क्या है, कोशिकाओं के अंदर जो कौन कौन से अंग होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब इसके अंदर होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में देखना है। ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया
ऑक्सीडेशन करता है या फिर भोजन बनाने का काम करता है तो कैसे करता है, उसके अंदर कोई कितने कक्ष होते हैं, ठीक, ये पूरा डिटेल में देखना है, डिटेल में पढ़ना है आपको, तो आपको इसी चैनल पर इसका कंप्लीट वीडियो बना हुआ मिलेगा, ठीक है, विथ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, वो पूरा देख के ही समझ में आएगा, बस एक बार आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, अगला है ब्लड, है ना। ब्लड को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से और रेलवे के अकॉर्डिंग हर एक एग्जाम के लिए मैंने परफेक्ट तरीके से वीडियो बनाया है, और उसको देख लें एक बार, मात्र 1 या 2 बार उस वीडियो को देख लिया, उसके बाद आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड को यहाँ पर देख लेना है, और ब्लड को जो क्लासिफाइड किया है, उसका वर्गीकरण किया है, उसको जरूर देख लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पीएच मान, पीएच मान केवल 5 या 10 मिनट आप पढ़ोगे, अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो उससे आपके 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन तो फिक्स हो ही जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, रेलवे में किसी भी एग्जाम में एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स से फेल भी हो सकते हैं और 1 मार्क्स से क्वालिफाई भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए पीएच मान जरा है, केवल 5 मिनट का है, जरूर देखें इसको ध्यान से, ठीक है। किस सब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। नाखून का देख लें, बाल का देख लें कितना होता है, ठीक है, ब्लड का देख लें कितना होता है पीएच मान, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें, जैसे नमक का ले लें तो नमक का केवल कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, ना क्षार होता है ना फिर ये अम्लीय होता है, ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रल होता है, ठीक। तो ये यहाँ पर इनको डिटेल में देखें। और फिर यहाँ पर देखें आगे, बायोलॉजी में रोग, डिसीज या फिर बीमारियां, ठीक है, डिसीज रोग या फिर बीमारियां, ये जो रोग है ये किस किस वजह से होता है, ठीक है। जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है, और कवक से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रोग से जुड़े हुए कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। पिछले एग्जाम में रेलवे की एनटीपीसी सीबीटी 2 में इसमें भी आए थे, सीबीटी 1 में भी आए थे, और ग्रुप डी में भी आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में खोज, बायोलॉजी में जितने भी प्रकार की खोज है, कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है, या फिर रॉबर्ट हुक कौन है, इस तरीके को यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी कोशिका के सेल के अंदर जो अंग है उनकी खोज के बारे में जरूर एक बार देख लें, ठीक। ये हुआ। उसके बाद वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस द्वारा जितना वर्गीकरण किया है, ठीक है, जितने जगत में जंतु विज्ञान को बांटा गया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। और वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को ही कहते हैं, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस से पहले कौन आया था, उसके बाद में किसने वर्गीकरण किया, ठीक है, और द्विधारी द्विनाम पद्धति किसने दी थी, इसको डिटेल में देखना है और समझना है, ठीक। उसके बाद में ये हुआ बायोलॉजी का, मतलब साइंस का। फिर देखिए करंट का, ठीक है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले ध्यान देना है खेल पे, खेल से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं खेल के, ठीक है। उसके बाद में फिर कल्चर, संस्कृति, ठीक है, हमारी संस्कृति या इंडिया की संस्कृति, स्टेट की संस्कृति क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखें। और नियुक्ति, नए अभी 2022 में बहुत सारी नई नियुक्तियां हुई है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है चेंज हुए हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान रखना है कि मानो पहले नीति आयोग के सीईओ कौन थे और अभी कौन है, ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष पहले कौन थे अभी कौन है, पूरा डिटेल में देखें यहाँ पर। और जितने भी संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जरूर देख लें, वो भी करंट के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह चेंज हुए हैं, राइट। तो ये है नियुक्ति। उसके बाद में पॉलिटिक्स, राजनीतिक जितनी घटनाएं हैं जो फिलहाल में 2022 में घटी है, जितने चेंजेस हुए हैं, जितने कोई के संविधान संशोधन हुए हैं 19, 20, 21, इसके अंदर में आपको जरूर नहीं कि 2020 का ही पूछेंगे करंट, 2021 का भी आ सकता है, 2021 में कौन सा संशोधन हुआ है संविधान में वो भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। तो चलिए अब इसके बाद में बात कर ले रीजनिंग के बारे में, ठीक है। वो रीजनिंग में यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक थे ये देख लें ध्यान से। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है कोडिंग डिकोडिंग,
ठीक है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो कोडिंग डिकोडिंग। इसको अच्छी तरीके से घोट लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्क्स देने वाला है वो है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, इसके बाद में जो ज्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक है वो कौन सा है, तो वो लास्ट में यहाँ पर लिखा मैंने गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को अच्छी तरीके से ध्यान रखें थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपको मार्क्स आसानी से जो कवर करवाने वाले टॉपिक है वो ये दोनों है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे हम लेंगे, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर है रैंकिंग, ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे रैंकिंग, जिसको पायदान बोलेंगे हम, मतलब स्टेप बाय स्टेप जमाने वाला सिस्टम। एक बुक के ऊपर ये है, दूसरी बुक ये इस नंबर पे, तीसरी उस नंबर पे, इस तरीके से तो पूछेंगे। और लास्ट में पूछेंगे कि जो सबसे बड़ी बुक है या फिर सबसे कम वजन की बुक है वो कौन से नंबर पे है, नीचे से कौन से नंबर पे, या ऊपर से कौन से नंबर पे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में फिर आते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो इस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला फिर से बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, उसके बाद में रैंकिंग, उसके बाद में ब्लड रिलेशन, इनको सबसे पहले पढ़े, सबसे ज्यादा परफेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कथन और कारण, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ये टॉपिक जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। और तभी यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहेगी। एक दो क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद में आपको एक दो क्वेश्चन आ गए और आपने ये मान लिया कि हाँ नहीं अब आएगा तो कर लूंगा मैं, ठीक, या फिर इससे अब गलत नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। दो क्वेश्चन किए हैं तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसके लगाओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद में ये मानो कि हाँ अब कर लूंगा, ठीक। तो ये हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ पर बात करें कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर। और फिर यहाँ पर जो टाइम टेकिंग टॉपिक है वो है बैठक व्यवस्था। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन कम से कम 2 नंबर तो दे ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बैठक व्यवस्था को भी ध्यान रखें। तो ये हुआ पूरा कंप्लीट आरआरबी ग्रुप डी पीपीटी 1 का पूरा सिलेबस और मेन टॉपिक जिसको आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा परफेक्ट करना है, जो आपको क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको तैयारी करना है और अच्छी तरीके से, और अपनी एग्जाम के लिए परफेक्ट होना है, ठीक। तो दोस्तों लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट।